inspired by Mount Sinai's world-class medical model. Their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur, combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones further strengthening its leadership. Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हेलो डॉक्टर में हम आपके सामने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं महिला स्वास्थ्य की। महिलाएं बहुत सारी भूमिकाएं निभाती हैं, बेटी की, बहू की, कामकाजी भी हैं और ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल जाती हैं और महिलाओं का जो बदलाव है बहुत ही एक किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, जो बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। किस तरह से महिलाएं सारी उम्र अपना ख्याल रख सकती हैं, क्या क्या पैमाने हैं महिला स्वास्थ्य के, आज इस पर बात करेंगे हम डॉक्टर सत्यम्बदा पांडे से। डॉक्टर सत्यम्बदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। डॉक्टर सत्यम्बदा पांडे गायनेकोलॉजिस्ट है और इनको एक लंबा और विस्तृत अनुभव है महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जिससे पहले डॉक्टर साहब से हम बातचीत शुरू करें, आपको बता दें कि आप भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 270499। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। साथ ही हमारा हेलो डॉक्टर कार्यक्रम यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है। अगर आप डॉक्टर सत्यम्बदा पांडे से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं, आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। हम बात करने जा रहे हैं महिला स्वास्थ्य की। तो जब हम महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं? धन्यवाद शालू जी। नमस्कार दर्शकों। देखिए, जब महिला की बात करते हैं तो बहुत सारे पड़ाव होते हैं। इसमें एक लेडी, एक किशोरी से लेकर ऑलमोस्ट एक पोस्ट मेनोपॉजल लेडी तक बहुत सारे बदलाव झेलती है। और सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जब बच्चियों में शारीरिक बदलाव होने लगते हैं, जो कि अंत में उसमें पीरियड्स चालू होते हैं, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। और इस दौरान परिवार वालों का, मायों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी बच्ची का ध्यान दें। स्पेशली कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना, जैसे हीमोग्लोबिन बहुत कम तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है उसका, और कहीं बहुत कमज़ोरी या स्कूल में अचानक पिछड़ जाना, किसी भी चीज़ में ध्यान न रख पाना, फिजिकल एक्टिविटी में कमी होना, ये सब साइंस होते हैं कि आपको अपनी बेटी पर और ध्यान देना है। एक डॉक्टरी परामर्श की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पड़ाव है वो प्रेगनेंसी की है और अभी हमारे देश में इसके बारे में जागरूकता अच्छी है, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स रेगुलर चेकअप्स के लिए आती हैं। जो महिला है, जब वो बच्ची है, बड़ी होकर जब वो फर्टाइल होती है, उसके बारे में अलग जानकारी, अलग जागरूकता होने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये जागरूकता अब हमारे देश में बढ़ गई है।
और उसके बाद हमारा आता है पेरीमेनोपॉजल, मतलब जब आप प्रेगनेंसी होके बच्चे बड़े हो गए तो ये नेक्स्ट फेज होता है जब और भी ध्यान दिखने की ज़रूरत रहती है। जी, जैसे कि एक मनुष्य जीवन के बहुत सारे पड़ाव होते हैं, तो यहाँ पर हम महिलाओं की बात करें और महिलाओं के जीवन के भी अलग अलग पड़ाव है जिसपे अलग प्रकार की देखभाल और जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हीमोग्लोबिन की आपने बात की कि बच्चियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत जानकारी है, बातचीत भी खुल के होने लगी है, तो जब बच्ची टीनेज में आती है और आजकल तो हम देखते हैं जल्दी भी होने लग गया है ये सब कुछ, किस तरह की जागरूकता एक माँ को होनी चाहिए, कैसे वो बच्ची को समझाए और क्या कुछ बातें उस वक्त खास होती हैं? देखिए, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि प्यूबर्टी की एज क्या होती है। देखिए, अगर आप अपने बुजुर्गों से कंपेयर करें तो अब ये एज कम हो गई है, जैसे पहले 13-14 साल में होती थी। लेकिन अगर मैं मेडिकली बात करूं तो अगर 9 साल के बाद कभी भी पीरियड स्टार्ट हो तो वो नॉर्मल माने जाते हैं। पर इस वक्त ये ध्यान देना है कि बच्ची पहले से इस बारे में थोड़ा सा उसको अवेयर करें, उसको बताएं कि पीरियड्स क्या होते हैं और उसके स्कूल में वो किस तरह मैनेज करे इसको। साथ ही में उसकी डाइट में ध्यान देना है कि सिर्फ जंक फूड या बाहर का खाना ही नहीं, घर का खाना जैसे हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल चावल दाल, ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वजन बढ़ने लगता है बच्चियों का तब ये पीरियड जल्दी चालू हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां फिजिकली एक्टिव अच्छी हैं उनमें पीरियड्स थोड़ा लेट आते हैं, समय से आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक हो गया है आजकल फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी बात समय समय पर होती रहती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी योग को कितना प्रमोट कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है, तो बहुत जरूरी है अपने आप को फिजिकली फिट रहना। और बच्चियों के लिए खास तौर से बहुत जरूरी है कि खेलने कूदने की उम्र में उनको खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं आजकल ओबेसिटी बच्चियों में बहुत देखने को मिल रही है। हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम है, पीसीओडी है। और जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक दर्द साथ में आता है जो शायद मेनोपॉज तक या पीरियड्स के अंत होने तक रहता ही है। क्या कारण है और किस तरह से इसको समझा जा सकता है और मेडिकल अटेंशन की कब जरूरत होती है? देखिए, यहाँ पर आपने 2 चीज़ों की बात की, एक पीसीओडी और एक जो क्रैम्प्स आते हैं। अगर मैं पीसीओडी की बात करूँ तो पीसीओडी बहुत सालों से हमको पता है कि पीसीओडी क्या है, लेकिन अब इसका प्रेवलेंस, मतलब कितनी हर 5वीं-6ठी बच्ची में एक बच्ची को ये होता है, ये ज़्यादा हो गया है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें ओवुलेशन, अंडा समय से नहीं बनता है, पर इसके पीछे 2-3 हार्मोन्स का प्ले होता है। इसमें मेनली इंसुलिन हार्मोन और जो मेल हार्मोन्स उनका भी रोल होता है। और यदि इस वक्त पे जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उस वक्त पे फिजिकल एक्टिविटी कम हो या खान पान पे बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाए, लगातार सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो कि यूजुअली 11th-12th के बच्चों और बाद में कोचिंग जो बच्चे जाते हैं उनमें हो जाती है, उससे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है और बढ़ जाता है। तो इसके बाद साइकिल्स इरेगुलर होना, मोटापा होना, फिर इसमें मूड स्विंग्स, एक्सेसिव शरीर में बाल आना, ये सब परेशानियां होती हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है और इसको लाइफस्टाइल के तरीकों से ही सबसे पहले ठीक किया जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर 2 बातें और आती है कि जब भी किसी बच्ची को इस तरह की उसकी शारीरिक संरचना हो जाती है जहाँ पर वो ओवरवेट हो जाती है, फेशियल हेयर होते, तो कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी पर, उसके व्यक्तित्व पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में परिवार को या पेरेंट्स को या आसपास को, स्कूल को किस तरह से उसे काउंसिल करना चाहिए कि वो क्या कुछ ऐसा करे या परिवार क्या कुछ ऐसा करे कि वो बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जी पाए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं फिटनेस के मायने बदल चुके हैं। बिल्कुल। और जब महिलाओं की संरचना की बात आती है तो एक फ्रेम बन चुका है कि एक महिला को ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। साइकोलॉजिकली कैसे डील करें? देखिए, जिस तरह बच्चे सारी आदतें अपने घर पे ही सीखते हैं, तो ये खान पान और फिजिकल एक्टिविटी की बात है। अगर मदर एक्सरसाइज या कुछ भी वॉकिंग करना चालू करेगी तो वो डॉटर को एक्सपेक्ट कर सकती है कि हमारे साथ करे। घर में ही खान पान ऐसा रहे कि बाहर का खाना कम, घर का ही बना और सब साथ में बैठ के खाएं, तो इससे बच्चों को ये एनकरेजमेंट मिलता है कि हमको भी यही करना है। और बाकी जो आपने मूड स्विंग्स और जो अपनी बॉडी शेमिंग की बात की है, कोई भी हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें डिप्रेशन का भी एक एंगल होता है। बच्चियां अपने आप को कंपेयर करने लगती हैं अपने हम उम्र बच्चियों से, और इस वक्त पे भी पेरेंट्स का और टीचर्स का
जो हेल्प है, जो सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, थोड़े थोड़े बदलाव लाएं, एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, और कंसिस्टेंट रहें। बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी कि जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी माताएं बहनें कार्यक्रम देख रही हैं, यदि आप कंसिस्टेंटली कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगी तो आप अपनी बच्चियों को भी प्रेरित कर सकती हैं और इवेंचुअली आप भी फिट हो जाएंगी, और आपके घर में यदि कोई बच्ची जिसे ऐसी कोई समस्या है उसके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात हमने की थी पीरियड पेन की, जो बहुत ही कॉमन है और हर एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं या वो हीट पैक लगा रहे हैं और वो बहुत तकलीफदेह होता है। किस तरह से उसे हम डील कर सकते हैं? देखिए, पीरियड पेन में कभी कभी एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उनका कहना रहता है, जो कि पुरानी सोच हो गई है, कि बिल्कुल भी दवा नहीं लेनी है, नहीं तो दवा लेने से ये आप इसकी आदी हो जाएंगे। और दूसरा एक्सट्रीम ये हो रहा है कि अब हम एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसे टर्म्स सुन रहे हैं, तो थोड़े से पेन पर भी लड़कियां पैनिक कर जा रही हैं और आती हैं कि कहीं हमको वो तो नहीं है। तो कुछ क्लैरिटी इसमें ज़रूरी है। देखिए, जैसे कोई चोट लगती या बुखार आता है, उसमें जो केमिकल मीडिएटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं, वो पीरियड्स के दौरान रिलीज़ होते हैं। तो इसलिए उनका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, और उसके कारण दर्द होता है। तो अगर आप फिज़िकली एक्टिव हों तो आपको ये पेन सहना आसान हो जाता है। कोई भी असहनीय दर्द को नहीं सहना है। आप उसमें पेन किलर्स जो कि सेफ़ हैं और जिस डोज में आपका डॉक्टर एडवाइस करे उसको आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मुंह से दवा लेने पर आराम नहीं मिले, तो फिर आपको एक डॉक्टरी सलाह और कुछ जांचें, जिसमें स्पेशली हम एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, उसमें अगर कुछ आता है तो हम फर्दर आपको इंजेक्टेबल या कुछ साइक्लिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब आपका ऐसा दर्द हो जो आपको सहन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं, अपनी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बातचीत करके जो भी वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनका सेवन करें। क्योंकि एक मिथ है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि यदि आप मेडिसिन लेंगे, पेन किलर्स लेंगे, तो आप उसके आदी हो जाएंगे। हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं कि हमारे साथ है डॉक्टर सत्यम वदा पांडे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे फोन लाइन्स ओपन है। हमारे फोन नंबर है 2704098 और 2704999। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। प्यूबर्टी से जब आगे जाते हैं तो जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो फर्टाइल हो जाती हैं। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हर चीज़ लेट होते चली जा रही है। एम्बिशन, करियर, बहुत सारी बातें लाइफ में आ गई हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी को सेलेक्टिवली डिले करना भी एक चॉइस हो गई है और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। कैसे समझ सकते सिचुएशन को, क्या किया जा सकता है? देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। उसका मतलब ये है कि जब आप चाह रहे हो तो आप कंसीव ना कर पाएँ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। इसमें एक फैक्टर है आपका उम्र। एक उम्र के बियॉन्ड, स्पेशली 35 के बियॉन्ड, प्रेगनेंस होना स्पॉन्टेनियसली खुद से थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी है अंडा बनने की, वो कम हो जाती है। दूसरा, आपके और मेडिकल चीज़ें आने लगती हैं, जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड, इनका भी असर उसमें आता है। तो इसीलिए 25 से लेकर 30 इज़ द बेस्ट एज जब आप प्लान कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि हमको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो पहला कंसेप्शन स्पॉन्टेनियस हो और समय से हो, तो उसमें आगे आपको परेशानी कम होती है। बिल्कुल, और ये हमारी चॉइस होती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन के सभी आयाम है, उसमें करियर भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, आपका स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और सही समय होना भी ज़रूरी है। तो सही समय पर सही डिसीजन लें, अपने मेडिकल एक्सपर्ट से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, जिससे कि आप एक सुखद और एक संपूर्ण ज़िंदगी जी सके। मैम, आजकल हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ अक्सर बात करते हैं कि हमने एग्स फ्रीज करवा दिए हैं और हमने ये करवा दिया है और बहुत फैंसी चीज़ें हैं। आम लोगों के लिए शायद ये बहुत अलग सी बातें हैं और बहुत समझ के बाहर की बातें, क्योंकि हम सब बहुत नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं। कितनी इन चीज़ों में सच्चाई है, कितना इसमें एक आपको आगे चल के फ़ायदा मिलता है? देखिए, एग फ्रीजिंग में क्या करते हैं कि एग रिट्रीव करते हैं। मतलब आपको कुछ, जब भी आप ये सोचेंगे तो ये मान लीजिए कि आपको इंजेक्शंस वगैरह से आपके अंडे एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे और फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से उसको निकाल के उसको फ्रीज कराते हैं। मतलब आपको बहुत कम टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। तो
पर ये हर महिला के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो ये थोड़े कॉस्टली होता है, दूसरा एक इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है, और तीसरा कुछ केसेस में जैसे कोई कैंसर पेशेंट है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो तुरंत नहीं कंसीव कर पा रही है जब वो प्लान कर रही है अपने ऑप्टिमम एज में, उन पेशेंट्स के लिए ये अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि एग्स उनके जो बच जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनसे बाद में वो कंसीव कर पाते हैं। एक दर्शक यूट्यूब से जुड़ी है हमारे साथ ज्योति जी, और वो ये जानना चाहती है कि आजकल जैसे पीरियड्स डिले का सुनते हैं, पीरियड्स जल्दी भी हो रहे हैं, जल्दी होने के क्या कारण हैं? जैसा बता रही थी 9 साल के बाद कभी भी हो जाता है, क्या कुछ रीजंस हैं, और क्या इसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है कि एक नेचुरल टाइम पर ये सब चीज़ें शुरू हों? देखिए, ये अब ना इस टाइम को हम नेचुरल ही मानने लगे हैं। मतलब आप 9 साल के बाद कभी भी बच्ची को पीरियड होगा तो उसके लिए कोई भी डॉक्टर आपको डिले नहीं करेगा, अनलेस और कुछ रीजंस उसके साथ एसोसिएटेड हैं। कारण यही है, जैसे पहले हमने बताया, कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। जैसे जैसे आपका BMI, आपका जो फैट कंटेंट है आपकी बॉडी का बढ़ता है, तो उससे ये हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, पूरी एक्सेस जो आपकी हार्मोनल है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसलिए पीरियड समय से पहले चालू हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर बच्चों को बचपना लौटा दिया जाए तो शायद एक बार फिर से जो बायोलॉजिकल साइकिल थी कि समय पर जो चीज़ें हो रही हैं फिर से होने लग जाएंगी। तो अब तक जो डॉक्टर सत्यम्बदा ने बताया उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारी एज के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं वो वैसे ही आएंगी। बढ़ती ही एज है, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी की बात कर ली, फिर हमने कंसेप्शन की बात कर ली, उसके बाद आता है मेनोपॉज। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। हमारी माताएं, दादी, नानी ये सब भी इस दौर से गुजरी होंगी, लेकिन आज ये मूड स्विंग्स हैं और मेनोपॉज को बहुत ज़्यादा एक थ्रेट सा बना दिया गया है। क्या सच्चाई है इसमें? मेनोपॉज एक थ्रेट नहीं है, पर डेफिनेटली उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अगर हम अपने पुराने मतलब बुज़ुर्गों से कंपेयर करें तो उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है बहुत जल्दी चालू हो जाती है। देखिए 17, 18, 19 और 30, 35 तक तो यूजली 35, 40 तक तो उनके बच्चों की भी शादियां हो जाती थी और उनके बच्चे हो जाते थे। प्रोफेशनली बहुत सारे लोग इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने एक्टिव नहीं होते थे, और उनकी खान पान ये सब अच्छा रहता था, तो इसलिए मेडिकल बीमारियों का जो बोझ है उन पर नहीं था। अगर हम आज अपने से कंपेयर करें तो आज अगर आप 45 की एज में खड़े हैं तो आपके बच्चों का 11, 12 या कोचिंग चल रहा होगा। दूसरा, आप प्रोफेशनली आप साउंड हो गए, मतलब आप सुपीरियर हो गए होंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा चैलेंजेस, आपको प्रमोशंस की बातें ये सब चालू हो जाएंगी। और तीसरी ये कि बीमारियां जो आपकी हैं जैसे शुगर, BP ये सब भी आने लगती हैं। तो इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। साल में एक बार एक अपना हेल्थ चेकअप ये ज़रूरी है, और इससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर ले सकेंगे और स्वास्थ्य का भी ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या ये कह सकते हैं कि ये भी उम्र का ऐसा ही पड़ाव है और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने आप को बिजी रखें और कुछ प्रोडक्टिव करें, जिससे कि ये जो बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है मेनोपॉज को लेकर के, हम उसे समझ सकें? क्योंकि आसपास के सर्कल में महिलाओं को मैंने कई बार सुना है कि क्या तुम्हारा मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, पेरीमेनोपॉज चल रहा है, या जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, क्या बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात की जानी? देखिए, पेरीमेनोपॉज एक फेज़ है मेनोपॉज के पहले का, और यही एक गोल्डन टाइम हम कहते हैं कि इस पर आपको जब भी परेशानियां जैसे अगर मैं बताऊं कि आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस जिसमें आपकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, गर्मी लग के पसीना आना, और यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेशाब में बार बार जलन होना, इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव थकान, ये आपको कभी कभार हो तो दैट इज़ ओके, पर अगर लंबे समय तक आपकी जो डेली रूटीन है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, और अगर समय से पहले मतलब अगर आपको 45, 42 के पहले होने लगा है, तो मतलब थोड़ा मेनोपॉज पहले आ सकता है, तब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आप ये निश्चित कर पाएँ कि कहीं आप अर्ली मेनोपॉज उसके कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल और जो हमारा खान पान है बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, और भले ही वो प्यूबर्टी हो या वो फर्टिलिटी हो या वो मेनोपॉज हो, तो आपकी दिनचर्या कैसी होगी और आप किस तरह से खान पान करते हैं, किस तरह से आपकी जीवन शैली है, इन चीज़ों पर निर्भर करेगी। डॉक्टर सत्यम्बदा, आगे चलते हैं। आजकल एक और बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात की है, वो है HPV वैक्सीन।
बहुत इसका प्रचार किया जा रहा है और बहुत ये महत्वपूर्ण भी है। इसके बारे में जानकारी दीजिए कि कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, किस एज में होती है, किस तरह से समझें इसको। देखिए, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का शॉर्ट फॉर्म है। ये जैसे सर्दी जुकाम होता है उसी तरह का एक वायरस है। HPV इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय का मुंह है, उसका कैंसर कॉज करता है और ये एकमात्र कैंसर का कॉज है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब टीकाकरण हो सकता है। और पहले तो ये माना जा रहा था कि ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर कराता है, पर ये इसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स, पुरुषों में भी कैंसर्स, वॉट्स, बहुत सारे और परेशानियां पैदा करता है। तो इसीलिए इस वैक्सीनेशन से हम बहुत सारे अन्य कैंसर्स भी बचाव कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 9 साल के ऊपर हम दे सकते हैं। 9 साल से 15 साल के बीच में 2 डोज और उसके बाद 3 डोज हम दे सकते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को ही देना चाहिए क्योंकि लड़कों में भी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स और अन्य बीमारियां हैं जिसका ये प्रिवेंट करता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। और जो क्योंकि ये अब बहुत प्रचलित होने लगा है, इसकी जागरूकता भी अब आई है, तो जो 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या बड़े हो चुके हैं, क्या वो भी ले सकते हैं? देखिए, इसकी जो रिकमेंडेड एज है वो तो 9 to 15 और 15 to 25 है। उसके बाद स्क्रीनिंग का रोल आ जाता है। जैसे आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं पर उसके साथ आपको स्क्रीनिंग, जो कि हम पैप स्मीयर कहते हैं, उसको कराना ज़रूरी है। अगर आपका नॉर्मल आता है, जो कि सामान्य एक गायनेकोलॉजिस्ट आपके पेल्विक एग्जामिनेशन करते वक्त ही ले सकता है, कोई एनेस्थीसिया, चीरा, कुछ भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। और अगर वो नॉर्मल आता है तो आप आसानी से हर 3 साल ये करा सकते हैं। और ये पुरुष भी करवा सकते हैं? नहीं, ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है, तो इसलिए इसमें गर्भाशय के मुंह को देखते हैं, तो पुरुषों के पास स्क्रीनिंग का ऑप्शन नहीं है। ओके, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पुरुष भी ये वैक्सीन लें। बिल्कुल, हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जब हम HPV वैक्सीन की बात करते हैं तो सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों को भी अपनी जांच करवानी चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से इसके बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर सत्यम, अब तक तो हमने बात करी फिजिकल चेंजेस की, लेकिन जब हम महिलाओं की ही बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस, और ख़ासतौर से आजकल महिलाओं से एक एक्सपेक्टेशन है दैट दे हैव टू बी इन अ सर्टेन वे। उनका पहनावा, वेशभूषा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, तो सोशल मीडिया, आसपास में जो माहौल है उसमें देखते हैं कि बहुत प्रेशर बन चुका है हर उम्र की महिलाओं को खूबसूरत दिखना है। महिलाएं खूबसूरत होती ही हैं। ऐसे में एक महिला को क्या करना चाहिए जब उसको परिवार से या सोसाइटी से एक बॉडी शेमिंग मिल रही है या एज शेमिंग मिल रही है कि अब तुम बड़ी हो गई हो या बूढ़ी हो गई हो या मोटी हो गई हो, तो ये बहुत कॉमन बातें हो गई हैं और सामने वाला रियलाइज़ नहीं करता वो किस तरह से उसको पिंच कर रहा है। किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए? देखिए, ये एक्सपेक्टेशन तो महिलाओं से हमेशा ही रही है कि वो अच्छी भी दिखें और सब कुछ अच्छे से हैंडल भी करें, पर ये आपके ऊपर है। आप डिसाइड कीजिए, आप अपने रूल्स खुद सेट कीजिए, ठीक है। देयर कैन ऑलवेज बी अ मिडिल पाथ। और फिटनेस की जहाँ तक बात हुई, कुछ भी फिटनेस आप अगर कुछ भी एक दिन भी आप हफ्ते में स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रिस्क वॉकिंग कर लें 2 दिन हफ्ते में, कुछ योगा ज्वाइन कर लीजिए, जुम्बा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम नहीं भी जा सकते हैं तो आप घर में वेट्स ले आइए और किसी ट्रेनर से कुछ दिन सीख कर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, जो कि लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा करेगी। बिल्कुल, यानी जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसको थिन होने से रिलेट कर दिया गया है। उससे उस मिथ को तोड़ना, उस भ्रांति को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप हमारे क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो दुबले लोग हैं वो हमेशा फिट रहें। इनफैक्ट हमारे पास कई दुबली पतली लड़कियां आती हैं, उनको भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। तो फिटनेस इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट वेट, फिटनेस इज़ अबाउट योर स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, तो कुछ भी आप एक हॉबी डेवलप कीजिए। स्पेशली ये 40s प्लस 50s प्लस वाली महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पे आप एम्प्टीनेस सिंड्रोम में फंसते हैं। जरूरी बात बताई आपके बच्चे निकल जाते हैं, आपके हस्बैंड और बिजी हो जाते हैं, तब हमको लगता है कि हम शायद वर्थलेस हो गए हैं। तो इसलिए कोई भी एक हॉबी लीजिए, अपनी हॉबी को पैशन प्रोफेशन में बदलिए
और अपने एक सर्कल के साथ अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक ऐसा पड़ाव आता है हर महिला की उम्र में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने काम में, पढ़ाई में, नौकरी में बाहर चले जाते हैं, तो महिला को लगता है अब उसके जीवन में बचा ही क्या है, क्योंकि परिवार का ख्याल रखना ही उसका एक ध्येय होता है, उसका एक पैशन होता है, उसको लगता है कि यही उसका काम है। तो जब वो काम कम हो जाता है तो एक अधूरापन सा महसूस होता है, जिसको मैम ने कहा एम्प्टीनेस सिंड्रोम। तो हम कभी भी खाली नहीं होती, हमें खाली अपने आप को नहीं रखना चाहिए। जो भी ईश्वर ने हमें स्किल्स दी हैं, हमें उनको समझना चाहिए, अपने शौक को समझना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। चलते चलते बहुत संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं हर जगह एक ही एम और मोटो लेके जाती हूँ, वी शुड स्ट्राइव टू बी फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपने जो भी हमसे जानकारी साझा की डॉक्टर सत्यम वदा, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी महिला दर्शक और दर्शक हमसे जुड़े हैं उन्हें ज़रूर ये बात समझ में आ गई होगी कि फिटनेस बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्र में जो पड़ाव आते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके साथ में अच्छे खान पान और अच्छी जीवन शैली के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हेलो डॉक्टर में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सत्यम वदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ, स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Eternal Hospital Jaipur, a 250-plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Samin K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones. Further strengthening its leadership, Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो रसोई से में। रसोई एक ऐसी जगह है जहां से हर दिन सबको नई फरमाइश होती है, नई ख्वाहिश होती है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कुछ नई चीज़ों की तरफ। सबसे पहले आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो चीज़ पुडिंग। उसके लिए हमें चाहिए 100 मिलीलीटर क्रीम, 100 ग्राम पनीर, 50 ग्राम पिसी हुई चीनी,
2 से 3 बड़े चम्मच ठंडा दूध, 8 से 10 पत्ती केसर, एक पका हुआ आम बारीक कटा हुआ, 8 से 10 बिस्किट का चूरा, जो कि हमने 10 बिस्किट को चूरा कर लिया है एकदम फाइन। आप इसकी जगह केक का भी चूरा ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं इसमें। सबसे नीचे की लेयर हम लोग लगा रहे हैं। पुडिंग्स ज़्यादातर जब भी हम बनाते हैं तो उसमें 2 से 3 लेयर कोई ना कोई चीज़ की लगाई जाती है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग नीचे बिस्किट की लेयर लगा रहे हैं। बिस्किट अपने आप में मीठा होता है, इसलिए इसमें चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम दूध से भिगो देंगे। ठंडा दूध मैंने लिया है, 2 से 3 टीस्पून इसके ऊपर मैं दूध डाल रही हूँ, ताकि ये सूखे और फूल जाए। बिस्किट अपने आप फूल जाएंगे। आप जब केक यूज़ करते हैं तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हुई हमारी फर्स्ट लेयर। इसके सेकंड लेयर के लिए पनीर और आम दोनों को हम पीसेंगे एक साथ।